नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल. आई एम डॉक्टर पूजा. टुडे अवर टॉपिक प्लाज्मा प्रोटीन. सो प्लाज्मा प्रोटीन जैसे हमारे लिए चैप्टर ब्लड का जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही प्लाज्मा प्रोटीन भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. जब किसी भी एग्जामिनर को टफ़ क्वेश्चन बनाने होते हैं तो ऐसे ही एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और लैब टेक्नीशियन और ब्लड बैंक वालों के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए. तो देख लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं. तो सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन. तो प्लाज्मा प्रोटीन के कंपोनेंट क्या हैं? सीरम एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन. सबसे पहले तो प्लाज्मा जो बनता है किन 3 चीज़ों से बनता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन प्लस फिब्रिनोजन. आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि प्लाज्मा प्रोटीन के कंपोनेंट क्या है. सीरम कंटेन्स, जो ये प्लाज्मा जो प्रोटीन है ये 3 चीज़ें कंटेन करता है: एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन. सीरम, जो प्लाज्मा प्रोटीन का जो सीरम होता है ये कंटेन करता है ओनली एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्युलिन. अगर हम इसकी सीरम की बात करते हैं तो जो सीरम होता है, सीरम सिर्फ ये क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्लाज्मा प्रोटीन का जो सीरम होता है, वो जो सीरम है वो कंटेन क्या कंटेन करेगा? वो सिर्फ एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन कंटेन करेगा. फिब्रिनोजन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फिब्रिनोजन अब्सेंट होगा, क्योंकि सीरम में जो फिब्रिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? फिब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू फिब्रिन में. ठीक है, इसलिए सीरम में फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता है. ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके. क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लोटिंग. जैसे ब्लड क्लोट बनता है तो वो जो फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है. एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन आर यूजली कॉल्ड सीरम एल्ब्यूमिन एंड सीरम ग्लोब्युलिन. अब इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हम देख लेते हैं. जो प्लाज्मा प्रोटीन की जो नॉर्मल टोटल प्रोटीन होता है 7.3, सीरम एल्ब्यूमिन 4.7, सीरम ग्लोब्युलिन 2.3, फिब्रिनोजन 0.3. लैब वाले बच्चे इन नॉर्मल वैल्यूज़ को बिल्कुल अच्छे से करेंगे, लर्न करेंगे, लैब और ब्लड बैंक वाले बच्चे. क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्टीमेट्री, नर्सिंग में इतने हैवी क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, सिंपल आ सकते हैं. ठीक है, तो हम पूरा चैप्टर कर रहे हैं तो हम सबके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए मैं सबको बता दे रही हूँ कि कौन सा पार्ट किसके लिए इम्पोर्टेंट है. तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो बिटवीन प्लाज्मा लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन. इसको बोलेंगे हम रेशियो. इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सम डिजीज इन्वॉल्विंग प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? एक जो ये रेशियो है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है? किन किन डिजीज़ के लिए? लीवर और किडनी डिजीज़ के लिए. एल्ब्यूमिन की रेशियो 2:1 होती है. तो प्लाज्मा प्रोटीन आर सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आर सेपरेटेड बाय 3 methods: प्रेसिपिटेशन मेथड, साल्टिंग आउट मेथड एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड. ठीक है, पहले तो यही क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई भी एक मेथड दे दिया जाएगा और अदर मेथड दे दिया जाएंगे और पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन से मेथड से सेपरेट किया जाता है. तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन मेथड है. प्रोटीन इन द सीरम आर सेपरेटेड इनटू albumin and globulin. This is done by precipitating globulin with 22% sodium sulfate solution and albumin remain in solution. तो
तो ये कह रहा है कि जो ग्लोबुलिन है, इस मेथड से ग्लोबुलिन प्रेसिपिटेटिंग हो जाएगी 22% सोडियम सल्फेट सोल्यूशन के साथ, और एल्ब्यूमिन जो है वो पड़ा रह जाएगा कहाँ पे, सोल्यूशन के अंदर ही। तो इस मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। साल्टिंग आउट मेथड, सीरम ग्लोबुलिन इज सेपरेटेड इनटू 2 फ्रैक्शंस कॉल्ड यूग्लोबिन एंड स्यूडोग्लोबिन। इनके नेम याद कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 ये आ सकता है। तो बाय साल्टिंग आउट विद डिफरेंट solution, EU globulin is salted out by full saturation with sodium chloride solution. EU globulin and pseudoglobulin by salting out with different solution. EU globulin is salted out by full saturation with sodium chloride solution, half saturation with magnesium sulfate solution, 1/3। ये solution ज़रूर आप याद कर लेना। लैब जो टेक्नीशियन वाले जो कैंडिडेट हैं वो इन सोल्यूशन को ज़रूर याद करेंगे। मेथड सोल्यूशन 1/3 saturation with ammonium sulfate solution, it is insoluble in water. Pseudoglobulin is salted out by full saturation with magnesium sulfate and half saturation with ammonium sulfate, it's soluble in water. Pseudoglobulin soluble in water or euglobulin in insoluble in water, but it cannot be salted out by sodium chloride solution. जो और लैब वाले बच्चे हैं वो इनको इन मेथड्स को, सॉल्यूशंस को बिल्कुल अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम बनते हैं, बुक से ही एग्ज़ाम बनेगा। कभी आप ये सोचो कि कोई आपको शॉर्टकट नोट आपको प्रोवाइड करा दे और आपका वहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल भी। मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, एम्स के एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने रोहतक पीजीआई का एग्ज़ाम दिया, मैंने आरआरबी पटना का एग्ज़ाम दिया है, ईएसआई का एग्ज़ाम दिया है। मैंने जितना देखा है अब तक, मेरा जो एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस रहा है हमेशा, मेरी हमेशा ही ये गलती रही, मेरी गलती नहीं रही क्योंकि मेरी बुक्स मेरे पास नहीं थी उस वक्त, जिन वक्त से एग्ज़ाम होते थे पहले, और जब बुक साथ नहीं थी तो मैंने बुक्स में से बिल्कुल नहीं पढ़ा, और क्वेश्चंस हमेशा बुक से ही आते हैं। जो मैं आपको बताती हूँ ना बीच में कि इस टाइप से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से आप रोज़ाना डेली जो वीडियो डल रही हैं इनको देखो, पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ जितने हो सकते हैं, जितनी बार आप देख सकते हैं वीडियोस को। यूट्यूब जो जैसे ये फिजियो की रोज़ाना वीडियोस डल रही हैं, इनको बार बार देखो। जब तक आपको अच्छे से लर्न नहीं हो जाता तब तक इनको रिपीटेड रोज़ाना डेली स्पीड बढ़ा के और फिर सुनो इनको। थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। तो प्लाज्मा प्रोटीन आर सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, द रेट ऑफ माइग्रेशन, इट इज़ डन इन, इसको बोलते हैं, ये किस ऑपरेटर से डन किया जाएगा ये मेथड, टेस्लियस ऑपरेटस। ये नाम कर लेना लैब वाले बच्चे, ठीक है, और ब्लड बैंक वाले बच्चे ज़रूर नाम ये लर्न करने हैं आपको, ठीक है। तो कोन्स फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड, इसमें क्या होगा, ये जो मेथड है इसमें डिपेंड होगी सोल्यूबिलिटी प्लाज्मा प्रोटीन की, सेपरेटेड इनटू द एल्ब्यूमिन एंड डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ ग्लोबुलिन डिपेंडिंग अपॉन देयर, जो प्लाज्मा प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी है उससे एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन को अलग किया जाएगा। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मेथड, यहाँ पे डेंसिटी से एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन को सेपरेट किया जाएगा, ठीक है। जेल फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। तो ये जो मेथड है अच्छे से पढ़ लो,
ये आ सकते हैं। अब करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन का मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना है? एल्ब्यूमिन का 6-9,000, ग्लोबुलिन का 5-6,000, फिब्रिनोजन का 4 लाख। तो मोलिकुलर वेट ऑफ फिब्रिनोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर टू प्रोटीन। जो बस ये याद रखना कि जो फिब्रिनोजन है उसका जो मोलिकुलर वेट है वो इन दोनों प्रोटीन से ज़्यादा रहेगा। तो ऑनकोटिक प्रेशर क्या है? ऑनकोटिक प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो प्लाज्मा प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनकोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटीन्स, ठीक है, इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होता है उसी से ये प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसको बोलते हैं कोलोइडल ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक प्रेशर। एल्बुमिन प्ले ए मेजर रोल इन एक्सर्टिंग ऑनकोटिंग प्रेशर। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ये बन सकते हैं। यहाँ पे आपका 6 क्वेश्चन है, ये आपका 5th क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एल्ब्यूमिन जो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो एल्ब्यूमिन है वो एल्ब्यूमिन क्रिएट करता है ऑनकोटिक प्रेशर, या ग्लोबुलिन करता है, या फिब्रिनोजन करता है। तो इसमें आपको बताना है कि एल्ब्यूमिन प्ले ए मेजर रोल इन एक्सर्टिंग ऑनकोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। स्पेसिफिक ग्रेविटी, बच्चों नर्सिंग वाले बच्चे भी इन ग्रेविटी को ज़रूर देख लेना। तो प्लाज्मा प्रोटीन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.026 है। बफर एक्शन का मीन्स क्या होता है? बफर एक्शन का मीन्स होता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। हाइड्रोजन आयन की जो एक्सेप्टेंस होती है वही हमारा बफर एक्शन होता है। अब ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, की प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ से ओरिजिनेट होता है? अब जैसे कि आरबीसी कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? हमारी बोन मैरो से, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन ओरिजिनेट इन एम्ब्रियो। पहले तो एम्ब्रियो में देख लेते हैं कि एम्ब्रियो में जो मेसेनकाइम सेल्स होती हैं वहाँ से प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन इज सिंथेसाइज फर्स्ट। अब देखो एल्ब्यूमिन पे ही कितने सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एम्ब्रियो में प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ से बनता है? वो बनता है कौन से सेल से बनता है? मेसेनकाइम सेल से बनता है। और सबसे पहले कौन सा प्रोटीन बनता है? वो बनता है एल्ब्यूमिन। एंड अदर प्रोटीन आर सिंथेसाइज लेटर। और दूसरे जो प्रोटीन हैं वो लेटर बनते हैं, पर सबसे पहले कौन सा प्रोटीन बनता है? वो बनता है एल्ब्यूमिन। इन अडल्ट्स में देख लेते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज मेनली रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लीवर, ठीक है। तो हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है किस ऑर्गन से बनता है? लीवर। और लीवर में भी कौन से सेल से? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल से। प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज, ये पूरा एक चैप्टर है, और जब चैप्टर ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज ऑल्सो फ्रॉम स्प्लीन एंड बोन मैरो। अडल्ट में लीवर से भी बन सकता है, स्प्लीन से भी बन सकता है, और बोन मैरो से भी। डिसइंटीग्रेटिंग ब्लड सेल्स एंड जनरल टिश्यू सेल्स। गामा ग्लोबुलिन सिंथेसाइज फ्रॉम। अब जो हमारे ग्लोबुलिन है, गामा ग्लोबुलिन, ये सिंथेसाइज कहाँ से बनता है? ये बी लिम्फोसाइट से। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बन जाता है। अब करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन आर वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी। बता रहा है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए एसेंशियल है। तो रोल इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड मीन्स ब्लड क्लोटिंग। तो फिब्रिनोजन इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फिब्रिनोजन का होना बहुत ज़रूरी है किसके लिए? ब्लड कोगुलेट के लिए। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ गामा ग्लोबुलिन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो प्रोटीन ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन
AIgM, IgE, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन से। एंटीबॉडी रिएक्ट विद एंटीजन ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज लाइक डिप्थीरिया, टाइफाइड, स्ट्रेप्टोकोक, पोलियोमाइलिटिस। रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। Plasma protein are essential for the transport of various substances in the blood. Albumin, alpha globulin and beta globulin are responsible for transport of, तीनों ही ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए। और क्या ट्रांसफर हार्मोन एंड एंजाइम एक्सेट्रा। और अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा जो ग्लोबुलिन है ये प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटल्स इन द ब्लड। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कि ब्लड के अंदर मेटल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड के अंदर मेटल्स को अल्फ़ा और बीटा प्रोटीन ग्लोबुलिन, अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है। रोल इन मेंटेनेंस ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। तो जो कैपिलरी जो लेवल होता है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। यहाँ से इतना कोई खास आने वाला नहीं है आपको, ठीक है, एग्जाम में। रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। प्लाज्मा पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि एल्ब्यूमिन कौन सा प्रोटीन रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को। तो वो है हमारा एल्ब्यूमिन। रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। प्लाज्मा प्रोवाइड विस्कोसिटी टू द ब्लड विच इज इम्पोर्टेंट मेंटेन द ब्लड प्रेशर। एल्ब्यूमिन प्रोवाइड मैक्सिमम विस्कोसिटी देन द अदर प्लाज्मा प्रोटीन। रोल इन एथ्रोसाइट ESR, ठीक है, इसको बोलेंगे ESR। आपने जब चेक भी करवाया होगा अपना, जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ESR चेक करते हैं। तो जो ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन है वो एक्सेलरेट करते हैं द टेंडेंसी ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन कौन सी होती है मैं आपको बता देती हूँ कि रोलेक्स फॉर्मेशन ये होती है। देखो वैसे तो जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं तो वहाँ पे RBC ऐसे फ्री मूव करती हैं। कैसे करती हैं? ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमती हुई आपको मूवमेंट आपको दिखाई देगी। पर रोलेक्स फॉर्मेशन में क्या होगा कि जो RBCs हैं वो अपन एक साथ ऐसे अटैच हो जाएंगी, ठीक है, उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी। तो यही फॉर्म है रोलेक्स फॉर्मेशन RBCs की, ठीक है। रोलेक्स फॉर्मेशन by the red blood cells. Rolex formation is responsible for ESR, ठीक है। जब जैसे ही जो टेक्नीशियन होते हैं, लैब टेक्नीशियन, वो जब ब्लड को चेक करते हैं, सैंपल लेते हैं, सैंपल को फिर डालते हैं, फिर चेक करते हैं माइक्रोस्कोप से, तो वो देख लेते हैं कि RBC मूव कर रहे हैं, RBC की शेप क्या है, साइज़ क्या है, लाइन में है, डिस्टर्ब है, क्या नहीं है। और अगर RBCs की रोलेक्स फॉर्मेशन होगी तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? ESR के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 बन सकता है कि ESR के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो होता है रोलेक्स फॉर्मेशन इज RBC। रोल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल। सस्पेंशन का मीन्स झूलना या लटकना। रेड ब्लड सेल्स रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन द blood. Property of the red blood cells is called suspension stability. Globulin and fibrinogen help in suspension stability of the red blood cell. Production of the triphone substance. Triphone substances are necessary for nourishment of tissue cell in culture. Nourishment of tissue cell in culture. These substances are produced by leukocytes from plasma protein. Role as a reserve protein. तो ड्यूरिंग फास्टिंग, जब हम फास्ट करते हैं, इनएडुकेट फूड इनटेक, इनएडुकेट प्रोटीन इनटेक, प्लाज्मा प्रोटीन are utilized by the body tissues as the last source of energy. Plasma protein are
स्प्लिट टूट जाएगा अमीनो एसिड बाय द टिश्यू मैक्रोफेज। अमीनो एसिड आर टेकन बैक बाय ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी टू फ्रॉम सेलुलर प्रोटीन मोलिक्यूल। द प्लाज्मा प्रोटीन आर कॉल्ड रिजर्व प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन को और हम क्या बोलेंगे, रिजर्व प्रोटीन। प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है, क्या प्लाज्मा फेरेसिस, तो जो प्लाज्मा फेरेसिस होता है ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जो डन इन एनिमल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, कि प्लाज्मा प्रोटीन की बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंस चेक करने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। और सबसे पहले ये एक एनिमल में इसको चेक किया गया था। और अर्लियर दिस वाज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, विपल एक्सपेरिमेंट टेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बन जाता है यहाँ पे, विपल एक्सपेरिमेंट टेस्ट किस में किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए यूज़ होता है। तो देखो विपल एक्सपेरिमेंट एक तो प्लाज्मा फेरेसिस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जो कि एनिमल्स में यूज़ किया जाता है। ये किसने एस्टेब्लिश किया था, जॉर्ज होइट विपल ने, तो इसके नाम से ही है विपल। तो इसमें क्या किया था कि प्लाज्मा फेरेसिस डिमॉन्स्ट्रेटेड इन डॉग। सिंपल से आप याद रखो कि एक इन्होंने कुत्ता लिया, कुत्ते में इन्होंने जो डॉगी है, डॉगी को लेके उसका ब्लड रिमूव किया, कम्प्लीटली ब्लड रिमूव कर दिया डॉग का, और उसमें से इन्होंने क्या किया, सेपरेट कर लिया प्लाज्मा, और प्लाज्मा को सेपरेट करने के बाद उसको वॉश कर दिया सेलाइन से और री इन्फ्यूज़ कर दिया बॉडी के अंदर, डॉगी की बॉडी के अंदर उसको दोबारा से डाल दिया वॉश करके उसी सेम डॉग को। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल जो सोल्यूशन है कॉल्ड, किसकी हेल्प से, कौन सी सोल्यूशन, लॉक सोल्यूशन। तो ड्यू टू सडन, तो अचानक से उस डॉगी को क्या हुआ, सडन लैक ऑफ प्रोटीन, तो एकदम कमी आ गई प्रोटीन की, और एनिमल चला गया किसमें, शॉक में। तो एनिमल इज़ फेड विद डाइट कंटेनिंग सफिशेंटली हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, तो डॉगी को सफिशेंटली हाई प्रोटीन दिया गया, नॉर्मल लेवल को प्लाज्मा प्रोटीन को रिस्टोर करने के लिए 7 दिन तक, एंड एनिमल सर्वाइव। द न्यू प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर ऑफ द डॉग। इफ द एक्सपेरिमेंट इज डन इन एनिमल आफ्टर रिमूवल ऑफ लीवर, even if the diet contain adequate quantity of protein, plasma protein are not produced, the shock persists in the animal and leads to death. Plasma pheresis is used to demonstrate importance of plasma protein for survival, synthesis of plasma protein by the liver. ठीक है, तो अब कर लेते क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा फेरेसिस थेरेप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज। प्लाज्मा फेरेसिस यूज एज ए ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर फॉर एन इफेक्टिव टेम्परेरी ट्रीटमेंट ऑफ मैनी ऑटो इम्यून डिजीज़। आजकल प्लाज्मा थेरेपी आई हुई है, फिजियोथेरेपिस्ट वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे, फिजियो और ऑक्यूपेशनल प्लाज्मा थेरेपी की प्लाज्मा ब्लड सीरम निकालते हैं, और सीरम निकाल के जहाँ भी पेशेंट की जॉइंट में कोई कहीं भी पेन होता है उसको वहाँ पे इन्फ्यूज़ कर देते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज। ऑटो इम्यून डिजीज़, द इम्यून सिस्टम अटैक द बॉडी ओन टिश्यू थ्रू एंटीबॉडीज। द एंटीबॉडी दैट आर प्रोटीन इन नेचर सर्कुलेट blood stream before attacking the target tissue. Plasma pheresis is used to remove these antibodies from the blood. ठीक है, जो ब्लड के अंदर काफ़ी सारी जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया जाता है। अब कर लेते हैं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है टेबल आपके लिए। देखो प्लाज्मा प्रोटीन से क्या होगा, हाइपर प्रोटीनीमिया और हाइपोप्रोटीनीमिया।
हाइपर मीन्स ज़्यादा प्रोटीन, हाइपो मीन्स कम प्रोटीन। और आप एक बात बताओ, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है उसको कौन करता है, कंट्रोल करता है? प्रोटीन्स को कौन कंट्रोल करता है? देखो, डीएनए से जो हमारा एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ये कहाँ पे जाता है? राइबोसोम्स में। डीएनए से एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम्स को ये बताता है कि तुम्हें इतना, राइबोसोम्स को बताता है कि तुम्हें इतना प्रोटीन स्टिमुलेट करना है, इतना प्रोटीन बॉडी को देना है और इतना नहीं देना है। ठीक है, तो अब इसी पे ही इसको माइक्रो आरएनए भी बोल देंगे। तो हाइपर मीन्स ज़्यादा प्रोटीन का, डिहाइड्रेशन हो जाना। अगर बॉडी के अंदर हाइपर प्रोटीनीमिया होगा तो कैंसर जैसी भी बीमारियां हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन होना, हीमोलिसिस होना, एक्यूट इन्फेक्शन हो जाना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होना, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ल्यूकेमिया, आरए एंड एल्कोहलिज्म। हाइपोप्रोटीनीमिया, डायरिया, हेमरेज, बर्न, प्रेगनेंसी, माल न्यूट्रिशन, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, सिरोसिस लिवर एंड ये। ठीक है, तो ये सारी जो डिजीज़ है ना, ये यहाँ पे हमारे लिए ये डिजीज़ इम्पोर्टेंट है, जो कि अब जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे वैसे ये अप्लाइड फिजियो में आएगी। ठीक है, तो ये सारी डिजीज़ आएंगी, हम इनको आराम से करेंगे अपने अपने चैप्टर्स में। अब देख लेते हैं, हाँ देखो ये और ये जो प्लाज्मा फेरेसिस है ये किस किस में यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाएगा मेस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें वीकनेस ऑफ मसल। मेस्थीनिया ग्रेविस यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, कि मेस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज़ है। कौन सी है? ऑटो इम्यून डिजीज़। मसल वीकनेस हो जाएंगी और किसकी कमी हो जाएगी? एसिटाइल कोलिन की। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, परपुरा मीन्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर। पैरा प्रोटीनेमिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो डिसफंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ड्यू टू एन एबनॉर्मल immunoglobulin called paraprotein. Chronic demyelinating polyneuropathy, neurological disorder characterized by progressive weakness and impaired sensory function in the legs and arm due to damage of myelin sheath in the peripheral nerve. गुलन-बेरे सिंड्रोम सबको पता होगा, GBS बोलते हैं इसके। ठीक है, गुलन-बेरे सिंड्रोम क्या है? एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है और इसमें वीकनेस होती है और एबनॉर्मल सेंसेशन हो जाती है। सबसे पहले लोअर लिम इन्वॉल्व होती हैं, लोअर लिम के बाद फिर अपर लिम इन्वॉल्व होगी। ठीक है, प्रोटीनीमिया, हाइपर प्रोटीनीमिया आप कर चुके हैं, हाइपर प्रोटीनीमिया आप कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, और एक और ये लिम्बर्ट ईटन मेस्थेनिक सिंड्रोम। अगर क्वेश्चन टफ, जब हम एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमने कभी इस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है, कभी हमने देखा भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे इजी क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं। ये टफेस्ट क्वेश्चंस ही हैं। तो लिम्बर्ट ईटन मेस्थेनिक सिंड्रोम को ये होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। तो इसको बोलेंगे लैम्बर्ट ईटन मेस्थेनिक सिंड्रोम।
सो आज का हमारा जो टॉपिक रहा है ये रहा है प्लाज्मा प्रोटीन, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर दो, और बेल आइकन करना मत भूलो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है। और हमारी मैंने इससे पहले आपको साइकोलॉजी के जो वीडियो बनाई है वो आप ज़रूर कवर कर लो, ज़रूर उस वीडियो को आप देखो, आपके हेल्प ही होगी एग्ज़ाम में, आपको वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और हम सोशोलॉजी का भी बनाएंगे, सोशोलॉजी की भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और कम्युनिटी मेडिसिन की भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपको। एक्चुअल में मेरे पास है ना MCQ काफ़ी पड़े हैं, MCQ की मेरे पास पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है, पर मुझे इसमें जो मेरा आईपैड है इसमें मुझे अभी टेक्स्ट में वीडियोस नहीं बनानी आ रही हैं। तो जिस दिन मेरे पास टाइम होगा उस दिन मैं सारे के सारे जितने भी MCQ हैं मेरे पास, मैं उन MCQs की वीडियोस बनाऊंगी। सो आप मेरे साथ जुड़े रहें। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि हर काम करने के लिए टाइम और वक्त होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई नहीं, MCQ भी बना देंगे साथ के साथ। सेल वाला जो यूनिट है उसके MCQ बनने लग रहे हैं, तो मैं बनाने लग रही हूँ पूरे यूनिट के। और पूरे यूनिट के जो MCQ हैं वो अच्छे से करना, फिर आप ब्लड के करना। तो ऐसे हर एक यूनिट के आपको MCQ कवर करने हैं। उससे आपको क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चाहे वो कोई भी बच्चा है, नीट का बच्चा है या मेडिकल के स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल के, कोई भी पैरामेडिकल का कैंडिडेट है, सबको काम आने वाले हैं। फिजियोलॉजी सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट की ही नहीं है, वो सबके सब्जेक्ट में आती है और इम्पोर्टेंट होती है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ना फिजियो को छोड़ के आते हैं बच्चे, फिजियो के क्वेश्चन। ये गलती मैंने की है, क्योंकि मैंने फिजियो को कभी इतना सीरियस लिया ही नहीं, और बहुत क्वेश्चन आपको फिजियोलॉजी से देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी अपनी अगली वीडियो में।